स्टार्ट। चलो देखते हैं तब आज का टॉपिक पहले तो ये देखा जाए। सवाल तो पढ़ लिए हैं, है ना। सवाल भी पढ़ लिए हैं, ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिए, टेरिडोफाइटा भी पढ़ लिए। अब आगे पढ़ना था। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था? तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें इंट्रोडक्शन था, परिचय था इस चैप्टर का, है ना। इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, समस्या था। अब लगभग वीडियो रिकॉर्ड होगा ताकि आगे जब कभी भी अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारा वीडियो ही वहीं पर देखोगे या घर पर बैठ जाओगे। या अब हम क्लास नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, घर पर बैठ करके पढ़ेंगे। तो केवल इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी का जो है वो वीडियो शूट होता है, सबका नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि हम घर पर बैठ करके पढ़ लेंगे, अब क्लास आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, लीवर वर्ट के बारे में भी पढ़ लिए थे ना, मॉस के बारे में भी पढ़ लिए थे, टेरिडोफाइटा के बारे में भी पढ़ लिए थे। इसका सामान्य लक्षण भी हो गया था। और टेरिडोफाइटा को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, कल के क्लास में ये बताया गया था। और इसको याद करने का तरीका बताए थे कि अंत में केवल क्या याद रखेंगे, प्लिसिडा। और इसका जो अग्र शब्द है वो याद रखना है। तो अग्र शब्द क्या है, साइलो, लाइको, स्फीनो और टेरो। 4 याद रखना है। क्या रखना है, साइलो, लाइको, स्फीनो और टेरो। तो अब जब प्लिसिडा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साइलो प्लिसिडा, लाइको प्लिसिडा, स्फीनो प्लिसिडा और टेरो प्लिसिडा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे का जो आज का टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म। आज का टॉपिक क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है वह खुले बीज वाला पौधा होता है। क्या होता है, खुले बीज वाला पौधा होता है। जिम्नोस्पर्म को खुले बीज वाले पौधे भी कहा जाता है। इन पौधों की लगभग कितनी जातियां हैं, 700 जातियां हैं। पहला चीज़ ये हो गया इसका पॉइंट याद करने योग्य कि ये जो है वह खुले बीज वाला पौधा होता है और इसकी जातियां कितनी होती हैं, 700 जातियां होती हैं। ये ऐसे पादप वर्ग हैं जिनमें कब है परंतु फल मिति में बंद नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। और ये पादप साइकस एवं पूजा थोजा यानी थोजा बगीचे में जो है वो सुंदरता के लिए लगाया जाता है। यानी पूजा पाठ में जो है और बगीचे में जो है वो सुंदरता के लिए लगाया जाता है। पौधा सुंदर होता है, इसी वजह से जो है वो साइकस एवं पूजा बगीचे में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। पूजा बगीचे का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बगीचा जहाँ पुष्प वगैरह लगा दिया जाता है। तो पुष्प वगैरह लगाया जाता है तो वो क्या है, तो वो पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका का मतलब जहाँ केवल और केवल पुष्प होगा और उस पौधे का जो पुष्प होगा वो पूजा के लिए होगा। तो वो पूजा बगीचे में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। और साइकस की कुछ स्पीसीज़ में साबुनदाना प्राप्त किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं इसके जिससे साबुनदाना प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिससे जो है वो सागो प्राप्त किया जाता है। असम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में साइकस की जो तरुण पत्तियां होती हैं उन तरुण पत्तियों को उबाल करके और साग की तरह खाया जाता है। साग की तरह खाया जाता है मतलब जैसे पत्तियां लोग खाते हैं, जैसे पालक है तो पालक का पत्ती खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और भी जो है वो साग है, चौराई का साग है तो उसका पत्ती खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ठीक वैसे ही असम में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में साइकस की जो तरुण पत्तियां होती हैं, तरुण पत्तियां का मतलब हो गया जो मुलायम पत्तियां होती हैं, उन मुलायम पत्तियों को उबाल करके और खाते हैं। अंडमान द्वीप समूह में साइकस रफाई के बीजों को उबाल करके खाया जाता है। यानी साइकस रफाई जो होता है, उस साइकस रफाई के बीजों को जब उबाला जाता है तो अंडमान द्वीप समूह के लोग उस साइकस रफाई के बीजों को उबाल करके और भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चीड़ से जो है वह तारपीन का तेल, रेजिना मूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। पाइनस जेरार्धियाना के बीज से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि चीड़ से जो है वह तारपीन का तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है। ऐसे लिखा गया है तारपीन, लेकिन ये तारपीन का तेल होता क्या है, तो कई बार जो पेशेंट होते हैं उनको चोट लगा रहता है बहुत पहले और 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद जो है वह चोट फिर से दर्द करने लगता है। और दर्द इतना करता है कि मान लो कि नाक पर चोट लगा है तो दर्द इतना करता है कि ऐसे ऐसे पीटते हैं। तो जब ऐसे ऐसे पीटते हैं तो नाक में से कीड़ा गिरता है, क्योंकि वो चोट बहुत पुराना होता है और उसमें कीड़े लग गए होते हैं। तो उन कीड़ों को साफ़ करने के लिए तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। तो चीड़ से जो है वह तारपीन का तेल, रेजिना मूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। और पाइनस जेरार्धियाना जो है
उसके बीजों से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। मूल रूप से अभी इस पॉइंट में हम क्या क्या देखे हैं, तो इस टॉपिक में जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वह क्या होता है, तो खुले बीज वाला पौधा होता है। क्लियर है। इसकी कुल कितनी जातियां हैं, 700 जातियां हैं। और इसमें जो फल मिट्टी होता है वह बंद नहीं होता है। और इसके कुछ पॉइंट हैं कि इन्हें जो है वह नग्न बीजी पादप कहा जाता है। साइकस एवं पूजा बगीचे में सुंदरता के लिए इसे लगाया जाता है। साइकसी कुछ स्पीसीज में साबुनदाना भी प्राप्त किया जाता है। और असम, इंडोनेशिया और मलेशिया में साइकस की तरुण पत्तियों को उबाल करके और भोजन के रूप में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। साथ ही साथ अंडमान द्वीप समूह में साइकस रफाई के बीजों को उबाल करके और भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। चीड़ से तारपीन रेजिना मूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। और पाइनस जेरार्धियानस के बीज से चिलगोजा को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके आगे जिम्नोस्पर्म में कुछ यहाँ पर उदाहरण स्वरूप चित्र दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये पुष्प बगीचे में या शो पत्ती के रूप में इसको लगाया जाता है। आप देखे हो कि नहीं देखे हो इस तरह का पौधा, तो ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियाँ जो है वह पतली पतली होती हैं। एक ऐसा भी पौधा होता है, ये भी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में पहला जो है वो साइकस है, दूसरा जो है वो पाइनस है। ये जो पहला हम देख रहे हैं ये क्या है, तो ये है साइकस। ये क्या है, साइकस है। और ये क्या है, तो दूसरा जो है वो है पाइनस। दूसरा क्या है, पाइनस। और ये जो तीसरा आप देख रहे हो ये है गीकंगो। ये क्या है, गीकंगो। गीकंगो। तो इस आधार पर जो है वो साइकस को हम समझ सकते हैं। इसमें कुछ पत्तियों के बारे में बताया गया कि यहाँ से ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो लंब प्ररोह है। यहाँ पर ये जो लटका हुआ भाग देख रहे हो फल के रूप में, ये सब क्या है, तो ये सब जो है वह बीज है। और यहाँ से ये जो आगे आया और फिर यहाँ से ये पत्तियाँ जो है वो दिखाई दे रही हैं, तो फिर ये यहाँ से आगे आया और यहाँ से ये क्या है, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, बामन शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है, बामन शाखा कहलाता है। ये जिम्नोस्पर्म के जो है वो कुछ पौधों के बारे में था। अब जिम्नोस्पर्म के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का सामान्य लक्षण क्या है, सबसे पहला लक्षण तो ये है कि जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वह बीजाणु द्विविध होते हैं। दैट मीन्स कि वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। इसमें मूल पाया जाता है, मूल का मतलब जड़, रूट पाया जाता है। स्तंभ एवं पत्तियों में यह विभाजित होता है। साथ ही साथ अधिकांश जीवित जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सदा हरित वृक्ष रहते हैं। सदा हरित वृक्ष का मतलब कि ये हमेशा ही क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में अभी जो मैंने पौधों को दिखाया, आप कभी देखे हो क्या कि ये जो पौधा है साइकस, ये साइकस पौधा कभी पीले रंग का हो गया हो? क्योंकि आम का पत्ता पीले रंग का हो जाता है, होता है ना, आम का पत्ता पीले रंग का हो जाएगा, महुआ का पत्ता पीले रंग का हो जाएगा, पीपल का पत्ता भी पीले रंग का हो जाएगा। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में आएगा साइकस, उसका पत्ता कभी भी पीला नहीं होगा। इस कुल के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं वो सदा जो है वो क्या रहते हैं, तो हरित वृक्ष रहते हैं। अर्थात उनमें हमेशा ही जो है पत्तियाँ क्या रहती हैं, हरी रहती हैं। साथ ही साथ मध्यम एवं छुप होते हैं। मध्यम एवं छुप होने का मतलब कि छोटे होते हैं और मध्यम आकार के होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पौधे नहीं होते हैं। अब आप इस पौधे को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि खूब बड़ा पौधा है? ये बड़ा पौधा दिख रहा है, ये मध्यम आकार का पौधा है। मान लीजिए हम यहाँ स्टेज पर खड़े हैं, तो स्टेज से नीचे तक यहाँ तक का जो हाइट है वो 6 फीट होगा या 7 फीट होगा। तो इतने ही आकार का पौधा होता है। मैक्सिमम जो होगा तो खूब होगा तो 10 फीट का होगा, 12 फीट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ पौधे जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये उतना नहीं होता है, ये मध्यम अथवा छुप होता है। सिकुआ का वृक्ष जो होता है वो सबसे लंबा होता है। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जो सिकुआ वृक्ष होता है वो सबसे क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें प्रायः जो है वह मुसला जड़ पाया जाता है, यानी इसमें प्रायः जो है वह मुसला क्या पाया जाता है, मूल पाया जाता है। इसके कुछ वंशों में मूल कवक से सहजजीवी जीवन निर्वाह करते हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी इसके भाग हैं पौधे के कि उन वंशों में मूल कवक से सहजीवी जीवन का निर्वहन करते हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस है। परंतु अन्य वंशों में छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने की या स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी जीवन का निर्वाह करते हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण साइकस है। इसके दो गुण, सबसे पहला गुण क्या है,
सबसे पहला गुण है कि इसमें जो है वह कवक मूल ये कहलाता है। और कवक मूल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे वंश हैं जिसमें मूल कवक से सहजीवी जीवन का क्या होता है, निर्वाह होता है। मूल कवक से सहजीवी जीवन का निर्वाह होने का मतलब कि जो कुछ कवक होते हैं वो इसके साथ सहजीवी जीवन जीते हैं, यानी जब तक ये पौधा जीवित रहता है तब तक वो कवक भी जीवित रहते हैं, क्योंकि इससे वो पोषण प्राप्त करते हैं। और इसका जो उदाहरण है, इसीलिए इसको कवक मूल कहते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो क्या है, पाइनस है। परंतु कुछ अन्य भी वंश हैं जिसमें छोटी विशिष्ट मूल जो है वो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी जीवन का निर्वाह करता है। यानी अब इसमें कुछ ऐसा भी मूल है जिसमें जो स्थिर करने वाले, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उन साइनोबैक्टीरिया के साथ भी जो है वह सहजीवी जीवन का निर्वाह करते हैं और उन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। इसका उदाहरण जो है वो क्या है, साइकस है। अब इसमें देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अगला क्या है, तो इसके तने जो होते हैं वो लंबे होते हैं, साथ ही साथ इसकी जो शाखाएं होती हैं वो शाखित होती हैं। शाखित होने का मतलब कि एक टहनी निकला और उसमें से भी जो है वो 3-4 टहनियाँ निकल गई हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक टहनी निकला तो इधर भी टहनी निकला, इधर भी निकला, इधर भी निकला, इधर भी निकला, फिर इधर निकला, फिर पत्तियाँ निकली। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का जो है वो इसकी पूरी संरचना होती है। तो ये जो होता है वो शाखित होता है, परंतु साइकस में जो है वो अशाखित तथा काष्ठीय होता है। तने पर पूर्ण चिन्ह जो है वह उपस्थित रहता है। लीफ स्केयर जो है वो उपस्थित होता है। लीफ स्केयर उपस्थित होने का मतलब कि पत्तियों का जो है वो चिन्ह उपस्थित होता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो नारियल का पौधा होता है, तो नारियल का पौधा जो है वो सीधा ऊपर बढ़ता जाता है और पत्तियां उसकी टूटती जाती हैं। तो उन पत्तियों के टूटने का निशान रहता है कि नहीं रहता है, उस नारियल के पौधे पर रहता है ना। तो उसे ही जो है वो कहा जाता है पूर्ण चिन्ह। तने पर पूर्ण चिन्ह रहता है, मतलब लीफ स्केयर रहता है, यानी पत्तों का चिन्ह रहता है। पत्ता टूटता जाता है और उसका चिन्ह उस पर उपस्थित रहता है। जैसे ताड़ी का पौधा है तो ताड़ी ऊपर बढ़ता जाता है पौधा और उसका पत्ता टूटता है तो उसका चिन्ह रहता है कि नहीं रहता है उस पर। तो यही जो है वो लीफ स्केयर कहलाता है। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण में अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जिसमें है कि इसमें संवहन उत्तक जो होता है वो सुविकसित होता है, यानी संवहन उत्तक इसमें विकसित होता है, परंतु जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में जो संवहन उत्तक होता है वो सुविकसित होता है, यानी पूरा विकसित होता है संवहन उत्तक। लेकिन जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाएं और जो फ्लोएम होता है उसमें सहकोशिकाएं, ये क्या होती हैं, तो अभाव के रूप में होती हैं, यानी ज़्यादा नहीं रहती हैं बल्कि इनका अभाव रहता है। पत्तियां इसमें 2 प्रकार की होती हैं। पहला भूरे रंग का जो है वो सल्क पत्र होता है और हरे रंग का जो है वो सामान्य पर्ण होता है। सामान्य पर्ण जो होता है वो सरल तथा संयुक्त होता है और साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक पौधों पर लगी रहती हैं। जो साइकस होता है उसमें पिच्छाकार पत्तियां होती हैं। पिच्छाकार पत्तियां होने का मतलब कि ये ऐसी पत्तियां होती हैं जो पिच्छाकार, मतलब अभी यहाँ पर दिखा रहे थे साइकस है, देखो ये साइकस, ये पिच्छाकार पत्तियां हैं। पिच्छाकार पत्तियां मतलब इसमें से पत्ती निकलता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा और जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ क्या होती रहेंगी, आती रहेंगी, झुकती रहेंगी। समझ में आ रहा है ना। यही तो है ना साइकस। और साइकस में जो पत्तियां होती हैं वो पिच्छाकार होती हैं। साइकस में पत्तियां जो होती हैं वो पिच्छाकार होती हैं और कुछ वर्षों तक पौधों पर लगी रहती हैं। पर्णमरुदी भिदी लक्षण वाली भी होती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई जैसी होती हैं और इन पत्तियों का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। मोटी क्यूटिल तथा भैंसे हुए रंध्र यानी सकेन स्टोमा होता है। सकेन स्टोमा का मतलब कि अंदर की तरफ जो है वो धंसा हुआ इसका पत्ती होता है और इन लक्षणों के कारण पत्तियों से जल की हानि क्या होती है, कम होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं और ये 2 प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। एक बनाता है लघु बीजाणु और दूसरा बनाता है गुरु बीजाणु। ये दोनों बीजाणु धानी में बनते हैं और बीजाणु धानियाँ क्रमशः लघु तथा गुरु बीजाणुओं पर पाई जाती हैं। जो बीजाणु धानियाँ होती हैं वो बीजाणु धानियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो लघु तथा गुरु बीजाणु पड़ों पर पाई जाती हैं। और लघु और गुरु बीजाणु पड़ों पर पाई जाने वाली बीजाणु धानियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है गुरु बीजाणु तो एक होता है लघु बीजाणु। नेक्स्ट है कि बीजाणु पर्ण जो होता है वो बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगा रहता है
तथा सघन शंकु या स्ट्रोबिलस बनाता है। क्या क्या बनाता है? सघन शंकु बनाता है और क्या बनाता है? स्ट्रोबिलस बनाता है। बीजाणु पर्ण क्या होता है? ये बीजाणु पर्ण वही है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लघु और गुरु बीजाणु पर्णों पर जो है ये पाया जाता है। कौन कौन? तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जिम्नोस्पर्म में कहाँ पाया जाता है? बीजाणु पर्णों पर पाया जाता है। और ये जो बीजाणु पर्ण होते हैं वह सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं तथा सघन शंकु या स्ट्रोबिलस का क्या करते हैं? स्ट्रोबिलस की तरह अपने आप को बनाते हैं। इसमें मेन पॉइंट के रूप में क्या याद करेंगे? तो जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो गुरु बीजाणु पर्णों पर पाए जाते हैं। और ये गुरु बीजाणु पर्ण जो होता है, यानी ये जो बीजाणु पर्ण होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो तने पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तने पर पाया जाता है और सघन शंकु या स्ट्रोबिलस बनाता है। नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे इसके गुणों में। तो शंकु जिस पर लघु तथा लघु बीजाणुधानी होती हैं उन्हें नर शंकु कहते हैं और प्रत्येक लघु से नर युग्मको द्विविध बनता है और नर युग्मको द्विविध बहुत ही न्यूनीकृत होता है। इसे परागकण कहते हैं और परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। परागकण के बारे में जानना जरूरी है। परागकण कैसे बनता है? तो अब लघु गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इन दोनों को अगर जान चुके हैं कि यह बीजाणु पर्ण से बनता है और बीजाणु पर्ण जो होता है वो तने से लगा रहता है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि उसका आकार जो शंक्वाकार होता है उस शंकु पर लघु तथा लघु बीजाणुधानी होती है और उन्हें नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु से नर युग्मको द्विविध बनता है और नर युग्मको द्विविध बहुत ही न्यूनीकृत होता है। इसे परागकण कहते हैं, यानी जो नर युग्मको द्विविध होगा वो बहुत ही छोटा होगा और उसे ही क्या कहेंगे? तो नर युग्मको द्विविध जो होगा वो परागकण कहलाएगा और परागकणों का विकास जो होता है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि शंकु जिस पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उसे मादा शंकु कहते हैं। क्या कहा जाता है? मादा शंकु। सबसे पहला पॉइंट अब इसमें एक और आगे बढ़ा कि गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी ये दोनों कहाँ होता है? शंकु पर होता है और उसे ही क्या कहते हैं? मादा शंकु कहते हैं। नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष मतलब पाइनस, जो अभी दिखा रहे थे फिगर, तो एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों जैसे साइकस पर स्थित हो सकता है। गुरु बीजाणु पर्ण पर नग्न बीजांड उत्पन्न होते हैं और बीजांड जो होते हैं वो ऋतु अथवा केवल एक अध्यावरणी होते हैं। बीजांड में स्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु का निर्माण करते हैं और 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा अंदर की ओर स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मको द्विविध में विकसित होता है। टोटल जो होते हैं वो गुरु बीजाणु 4 होते हैं और 4 में से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का कारण ये है कि ये जो है वो नग्न बीजांड पर उत्पन्न होते हैं। कौन? तो गुरु बीजाणु पर्ण और बीजांड ऋत तथा केवल एक अध्यावरणी होते हैं। इसका मूल कारण यही है कि जो बीजांड होता है वो एक अध्यावरणी होता है, यानी एक ही बीजाणु को केवल अंदर आने देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी स्थिति में बीजांड में जो स्थित गुरु बीजाणु होता है वो मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 जो है वह अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण कर लेता है, लेकिन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और अंदर की ओर स्थित अकेला गुरु बीजाणु ही मादा युग्मको द्विविध में प्रवेश करता है। मादा युग्मको द्विविध में 2 या 2 से अधिक स्त्री धानियाँ होती हैं और प्रत्येक स्त्री धानी में केवल कितना अंड होता है? केवल एक अंड होता है तथा एक अंडधा नाल कोशिका होती है और यही अंडधा नाल कोशिका होती है और यही एक अंड होता है जिससे गुरु बीजाणु जा करके जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या बनाता है? युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? युग्मक बनाता है। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं इसके गुणों में। इनमें जो है वो वायु परागण होता है। परागण की क्रिया में क्या होता है? तो परागण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो एक नए पुष्प का जो है वो या नए पौधे का जो है वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। परागण की क्रिया जो है वो वायु के द्वारा परागण होती है, कीट के द्वारा परागण होती है। जैसे बीज है और अफ्रीका के जंगलों में एक पुष्प पाया जाता है, नाम उसका भूल रहे हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा पुष्प होता है। तो वहाँ पर जब हाथी चलता है तो वो पुष्प को क्या कर देता है? कुचल देता है और जब पुष्प को कुचल देता है तो पुष्प का जो परागकण होता है हाथी के पैरों में चिपक जाता है। अब वो हाथी जब चलता जाता है जंगल में दूर तक
तो ऐसी स्थिति में वो जो पुष्प का बीज है कहीं दूसरी जगह जो है वह लग जाता है, क्योंकि अब पुष्प अगर दबा है हाथी के पैर से तो गीला न होगा उसका पैर, लेकिन जब वो सूख जाता है तो बीज क्या हो जाता है, गिर जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पौधा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी आवश्यकता अनुसार नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जब उचित परिस्थितियाँ आती हैं, नमी आती है, आर्द्रता आती है, वायु ठंडी होती है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हल्का सा बूंदाबांदी होता है, तो नया पौधा जन्म लेता है। कुछ ऐसे ही जो है वह पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। पक्षियों के द्वारा क्या होता है, तो पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी होता है जो फल उल को खा लेता है। अब बरगद के फल को खा लिया और उसका बीज उसके पेट के अंदर है, और इसके बाद पीपल के पेड़ पर बैठा वहाँ विष्ठा कर दिया और वो बीज पूरी तरह से पचा नहीं है। तो जब पीपल के पेड़ पर वो विष्ठा कर दिया तो उचित समय आएगा तो उस पीपल के पेड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बरगद का पेड़ उत्पन्न हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वायु के द्वारा परागण होता है। जो पीपल का वृक्ष है उसमें फल लगा हुआ है, पक गया है एकदम, फट फट के उसका बीज जो है वो नीचे गिर रहा है। हवा तेज आई, हवा उस बीज को बहाते हुए दूर दूर तक लेकर के गई। और किसी का जो है वो घर बना हुआ है मिट्टी का, या मिट्टी की लेई से जो है वो ईंटें जोड़ जोड़ करके मकान बनाया गया है, तो दीवार पर जो है वो कहीं कहीं पीपल का पौधा उग जाता है। उगता है कि नहीं उगता है। वहाँ पर पीपल कोई लगाने गया है, कोई लगाने नहीं गया है। वो पीपल का बीज जो है वो हवा के द्वारा उड़ करके और वहाँ पर आके चिपक गया। अब चिपक गया उस मिट्टी वाले लेई पर, और ऊपर तो ईंट है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अब पीपल का पौधा उत्पन्न हो गया। कई बार तो घरों में जो है वो पीपल का पौधा, पीछे के क्षेत्र में घर है और पीछे के क्षेत्र में कोई जा नहीं रहा है, तो वहाँ बड़ा बड़ा पीपल का पौधा हो जाता है। समझ में आया, दीवार से लग करके ही, क्योंकि वो अपने जड़ों का विस्तार दीवार से होते हुए ज़मीन तक कर लेता है, जिसके कारण वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो है वो वायु परागण कहलाता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो है वो वायु परागण होता है। परागण बल के बीजांड द्वार पर चिपक जाते हैं और यहाँ पर पराग कणों का अंकुरण होता है और इससे एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। क्या होता है, जिसमें नर युग्मक होता है। यहाँ पराग नली जो होती है वो स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु को छोड़ देती है और निम्न श्रेणी के अनावृत बीजों में पुमड़ू गतिशील होते हैं, परंतु अधिकांश में 3 होते हैं, शुक्राणु तथा अंड का संलयन यानी निषेचन। जब कभी भी शुक्राणु और अंड का संलयन होगा तो उसे निषेचन कहेंगे, बताए थे कल के क्लास में। तो जब कभी भी शुक्राणु और अंड का संलयन इसमें भी होता है तो वो निषेचन कहलाएगा, और निषेचन होने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। हुआ कि नहीं हुआ। जब कभी भी निषेचन होगा तो क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज फिर विभाजित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है और बीजांड से बीज बनता है, और ये बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। और जिम्नोस्पर्म की तो यही विशेषता है कि इसका बीज क्या होता है, नग्न होता है। बहुभ्रूणता साधारण रूप से होती है, परंतु परिपक्व बीज जो होती है वो केवल एक ही जो है वह भ्रूण बनाती है, एक ही जो है वो भ्रूण बनाती है, और भ्रूण विकसित होकर के नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस तरीके से जिम्नोस्पर्म का सारा गुण जो है वो हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें हमको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ तक ही इसका गुण होना चाहिए। हो सकता है 1-2 पॉइंट और हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहीं तक इसका गुण होगा, क्योंकि इसके सारे गुणों को बेसिक से लेकर के वहाँ तक पढ़ लिए जहाँ नए पादप का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब नया पादप का निर्माण हुआ तो फिर से यही सारा गुण उस नए पादप में भी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से भ्रूण विकसित हो जाता है और भ्रूण विकसित होकर के नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसके बाद आ गया एंजियोस्पर्म। कह रहे थे ना कि अब यहाँ पर नया टॉपिक आ गया एंजियोस्पर्म, और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो बीज होता है वो कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म में जो बीज होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, नग्न अवस्था में। इसे खुले बीज वाले पौधे कहा जाता है। और साथ ही साथ इन पौधों की लगभग कितनी जातियां हैं, 700 जातियां हैं, जिनमें ऐसे पादप का वर्ग है जिनमें कब है, परंतु फल भित्ति में जो है वो ये बंद नहीं होते हैं। इस कारण इन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं। और साइकस एवं पूजा बगीचे में सुंदरता के लिए इसे लगाया जाता है। साइकस की कुछ स्पीसीज में साबूदाना प्राप्त किया जाता है। असम में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में साइकस के तरुण पत्तियों को उबाल करके साग की तरह क्या किया जाता है, खाया जाता है। और इसके साथ ही साथ अंडमान द्वीप समूह में साइकस के या साइकस रफाई के बीजों को उबाल करके और भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। चीड़ से तारपीन रेजिना मूल्य लकड़ी प्राप्त की जाती है। पाइनस जेरार्धियाना जो होता है उसके बीज से चिलगोजा को प्राप्त किया जाता है। बाकी जिम्नोस्पर्म का गुण था, जिम्नोस्पर्म का गुण तो हम लोग पढ़े ही पढ़े, सामान्य अभिलक्षण है कि नहीं। तो इसको नोट करेंगे
इसके आगे जो है वो एंजियोस्पर्म देखेंगे अगले क्लास में। नोट कीजिए।